देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश चलता है सीधी रेखा में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में, चलता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को याद रखना बेटा, सदैव किस में चलता है बेटा? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव किस में चलता है? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो कहाँ से निकलता है? वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्णहरित विखंडन से। तो याद रखना बेटा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाला ऑक्सीजन हमेशा कहाँ से निकलता है बेटा? जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण है। वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, उपर्युक्त में नहीं। तो याद रखना बेटा, वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण होता है धूल कण। क्या होते हैं बेटा? धूल कण होते हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको दी गई है बेटा कितनी? 15 सेंटीमीटर। और बोला गया है इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 0 सेंटीमीटर। देखिए, फोकस दूरी हमको दी गई है। फोकस दूरी को अब से दिखाते हैं 15 सेंटीमीटर बेटा। हमको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बेटा? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। तो अगर हम वक्रता त्रिज्या निकालना हो तो 2 को इधर भेज दूँ तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? फोकस की दोगुनी। फोकस कितनी है बेटा? 15। तो 2 गुणे 15, तो आपके पास वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो दोनों सदैव क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 6 में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, पढ़िए 6 को। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई बेटा? 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो बोला गया है तब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या दी गई है आपको। क्या दी गई है बेटा? वक्रता त्रिज्या आर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछी गई है। फोकस दूरी क्या होती है बेटा? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? आधा। तो वक्रता त्रिज्या अगर 10 है तो 10/2, तो फोकस दूरी आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसके लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? सड़कों पर लगे लैंप में इस्तेमाल किया जाता है। जो सड़क में लैंप लगे हुए हैं उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, सड़कों पे जो लगे लैंप होते हैं उनमें हमेशा कौन सा दर्पण होता है बेटा? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है? प्रकाश को फैलाना। और जो सड़कों पे लैंप लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो फैलने वाला प्रकाश उसमें लगा होता है। उसमें दर्पण ऐसा लगाया जाता है कि वो प्रकाश को चारों तरफ फैला दे। और प्रकाश को फैलाने का क्षमता किसके पास होती है बेटा? उत्तल दर्पण के पास। तो कौन से दर्पण लगे होंगे? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए पहली बात, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण। या एक बात को आपको याद रखिए, उपचयन शब्द का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण। उपचयन शब्द का मतलब पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो उपचयन शब्द का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण। उपचयन शब्द का क्या मतलब होता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसमें ऑक्सीजन
जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उपचयन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपचयन। दूसरा, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उसको भी उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो उसको भी उपचयन कहते हैं। तो उपचयन की 3 परिभाषाएं याद रखिए, इलेक्ट्रॉन निकले तो उपचयन, हाइड्रोजन जुड़े तो उपचयन, और ऑक्सीजन निकले तो उपचयन, वो ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन, ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन, हाइड्रोजन निकले तो उपचयन, इलेक्ट्रॉन निकले तो उपचयन। आइए, ऑक्सीजन का योग बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का वियोग, हाँ वियोग मतलब निकलना, हाइड्रोजन का निकलना भी आपका उपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग मतलब निकलना, तो ये भी सही है। तो आपके सभी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे किस तरह के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी या सभी। तो याद रखना बेटा, अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्वपेशी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है बेटा, केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों में। तो याद रखना बेटा, जो आभासी प्रतिबिंब हो तीनों दर्पणों में प्राप्त होता है, चाहे वो समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, तीनों दर्पणों में आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण क्या होता है, धूल कण, हीलियम, उपर्युक्त सही। तो याद रखना बेटा, वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण क्या होता है आपका बेटा, धूल कण होते हैं। वातावरण में प्रकाश के विसरित होने का कारण क्या है, धूल कण होते हैं। एक मिनट बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। हम्म, पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, किसी लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऐसा कौन सा लेंस है जिसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों उत्तल एवं अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस हमारा एक ऐसा लेंस होता है जो हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है, अगर कोई लड़की बनना है, किसी नया जो आपका संतान होना है उसको लड़की होना है, तो अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र लेगी, वाई, ओ यक्स, या वाई, एक्स वाई दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए, महिला के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों यक्स होते हैं, और पुरुष के पास बेटा जो गुणसूत्र होता है वो होता है यक्स और वाई। तो जब पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के यक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है तो जन्म लेने वाली नई संतान क्या होती है बेटा, लड़की होती। तो पुरुष से हमने कौन सा लिया बेटा, वाई को लिया, पुरुष से कौन सा शुक्राणु लिया या गुणसूत्र लिया, वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, तारों के टिमटिमाने तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारों का जो टिमटिमाना है या चमकना है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा, अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से पढ़िए, तो उसमें क्या पूछ रहा है बेटा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर, आपको देखिए अवतल लेंस दिया गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दी गई है 1 मीटर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, क्षमता। तो क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन फोकस दूरी, वो भी किस में बेटा, मीटर में, फोकस दूरी किस में, मीटर में। तो अब बताइए फोकस दूरी कितनी दी है, 1, तो 1/1, तो क्षमता कितनी आ जाएगी बेटा, 1। और मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको डी से दिखाते हैं। क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा, डायोप्टर, जिसे किससे दिखाते हैं, डी से। दूसरी बात, अगर दर्पण अवतल है, कैसा है बेटा, अवतल, तो फोकस दूरी माइनस की होगी, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा,
और जो आंसर आएगा वो -1 डायोप्टर आ जाएगा। चलते हैं बेटा ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कह रहा है 0.5 डायोप्टर, अगला ऑप्शन है 1 डायोप्टर, अगला है 2 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर माइनस के साथ नहीं दिया, तो आप अगर माइनस ना दिया हो तो भी देखिए यहाँ पर 1 डायोप्टर दिया है पर माइनस तो नहीं दिया ना, तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे, क्योंकि याद रखना बेटा फोकस दूरी विद चिन्ह लिखी जाती हमेशा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया गया है बेटा 1.5, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया गया है 1.5, ठीक है। और पूछा गया है कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। तो कुछ नहीं करना, अगर जस्ट उसने सापेक्ष को बदल रहा हो, जैसे पहले वायु के सापेक्ष और फिर उसने कर दिया कांच के सापेक्ष, तो कुछ मत करिए, इसको एक से के नीचे लिख दिया करो। जैसे ये हमारा है कांच के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष वाले से इसको भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए भाग। तो जब आप एक को भाग देंगे 1.5 से, किससे बेटा 1.5 से, तो ध्यान से देखिए 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2, क्या लिख सकते हैं बेटा 3/2। अब 2 आपका कहाँ जाएगा ऊपर बेटा, तो 2/3। अब ये भाग तो जाएगा नहीं, तो जीरो लगा के दशमलव बढ़ा दिए तो 20, 6 बार जाएगा बेटा, तो आपके पास बचे कितना 2, फिर 6 बार जाएगा, तो 0.66 आ जाएगा आपके सामने आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है 5.6 गलत है, दूसरा है 0.67, तीसरा है 1.5, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो नंबर है ये बार बार 666 आएगा, कभी कटेगा है नहीं, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 0.67 आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं। जब आपके आंख में जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को बदलता है, कभी पास की वस्तु या दूर की वस्तु को देखने के लिए लगातार वो अपनी फोकस दूरी बदलता है, इस घटना को क्या कहते हैं कि वो फोकस दूरी जो बदल रहा है। दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। तो याद रखना बेटा दूर तथा पास की वस्तुओं को साफ साफ देखने के लिए फोकस लेंस का लगातार बदलना क्या कहलाता है बेटा, समंजन क्षमता कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा, बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या कह रहा है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं बेटा, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी दर्पणों पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। तो याद रखना बेटा परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लगेंगे चाहे उसकी आकृति जैसी भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगी। कितनी होगी बेटा, 4 डायोप्टर होगी, ये आपको देखना है। तो सिद्ध कर लेते हैं, चेक करते हैं। देखिए क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1 बटे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी थी 0.25, तो 1/0.25, तो 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हैं बेटा। तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो जिस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है आपकी 0.25, उसका जो क्षमता है वो कितनी आएगी, 4 डायोप्टर। सही है, यानी कि ए ऑप्शन तो हमारा सही है। बी में आते हैं, बोला जा रहा है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होगी। नहीं, उत्तल लेंस की क्षमता कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं सी में बेटा। सी कह रहा है 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगी। तो याद रखना अवतल लेंस की क्षमता कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा आपकी प्लस की आएगी, अवतल की हमेशा माइनस की आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में।
ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होगी। हाँ, अगर आपका फोकस दूरी तो इतनी ही है तो 4 डायोप्टर आएगा, लेकिन अवतल है तो किसका आएगा, माइनस का। बिल्कुल सही है, तो डी आपका सही। तो ए और डी हमारे सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला कह रहा है केवल फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है, गलत। अगला कह रहा है केवल चौथा ऑप्शन सही है, गलत। फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन है कि पहला और चौथा दोनों सही है, बिल्कुल सही। दूसरा और तीसरा दोनों सही, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या कह रहा है। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा 2024 का। वैद्युत सेल में रूपांतरण किसका होता है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखना बेटा, वैद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसमें बेटा, वैद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पढ़िए बेटा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये क्वेश्चन 2024 में बोर्ड में पूछा गया है बेटा। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टन का, कांस्टेंटन का। तो याद रखना बेटा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दो प्रतिरोध हैं R1 व R2 और दोनों किस में जोड़े जाते हैं बेटा, समांतर क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए बेटा, अगर प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध 1/, में चला जाएगा। 1/, जोड़े गए प्रतिरोध, तो जोड़ा कितना है, पहला R1 और दूसरा R2। तो तुल्य प्रतिरोध ये होगा। अगर आप एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर बेटा, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा R1 R2, कितना आ जाएगा बेटा, R1 R2। यहाँ पे आएगा R2 + R1, तो ये वैल्यू है 1/r की। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसको पलट देंगे तो R1 R2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 + R2, R1 + R2। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, R1 × R2, R1 + R2। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश किरण का रंग क्या होता है। ये भी आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब कोई श्वेत प्रकाश हमारा प्रिज्म से गुजरता है तो उस प्रिज्म में सबसे ज़्यादा किस रंग की प्रकाश किरण झुकती है, ये पूछा गया है। नीला, लाल, हरा, बैंगनी। तो देखिए ये हमारा कोई प्रिज्म है बेटा, ये हमारी कोई श्वेत प्रकाश आई तो ये आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने में बेटा, 7 में। ठीक है, हम सबसे नीचे होता है वायलेट और सबसे ऊपर होता है रेड, यानी कि सबसे ज़्यादा झुकता है बैगनी और सबसे कम झुकता है लाल। तो या तो बैगनी सही हो, लाल। तो पूछा है सबसे ज़्यादा कौन झुकेगी, तो बैगनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बेटा, एक लेंस में 0.2 मीटर दूर दूर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो लेंस होगा। पहली बात देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, एक कोई क्या है बेटा, वस्तु है। एक मिनट, एक लेंस है जिससे वस्तु रखी गई है कितनी दूरी पर बेटा, 0.2 में, यानी कि यू लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है 0.2 मीटर। जो प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता है वो आपको दे दी गई है। प्रतिबिंब की क्या दे दी गई बेटा, आवर्धन क्षमता हमको दे दी गई है। आवर्धन क्षमता को यम से दिखाते हैं, वो कितना दिया है, 0.5 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 0.5। अब आगे देखिए क्या बोला है, तो ये लेंस कैसा होगा ये पूछा गया है। तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है बेटा, V/U। अब देखिए यहाँ से u तो हमेशा माइनस का ही होगा, तो v दिया है 0.5, m दिया है, v हमें पता नहीं है, u हमको दिया है 0.2 माइनस का। तो जब 0.2 इधर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू माइनस का 0.2 इंटू वी, ये बनेगा। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 माइनस का v, v आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.1।
1। v कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 0.1 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो लेंस कैसा होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। पहली बात ये तो फिक्स है कि v आपका माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वो लेंस जो होगा वो अवतल होगा। ये तो फिक्स हो गया कि लेंस हमारा अवतल होगा। अब इसमें देखिए फोकस दूरी दी है सभी ऑप्शनों में, क्या दी गई, फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं इसकी। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v-1/u, ये होता है बेटा लेंस के लिए। तो फोकस दूरी निकालना है तो इसको 1/f रहने दूँ। v की जगह माइनस का 0.1 माइनस, और u की जगह बेटा माइनस का 0.2 रख दूँ। तो क्या इसको तुम लिख सकते हो -0.1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +0.2। यहाँ तक सही है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, अब इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 0.2। तो देखिए ये एलसीएम आएगा 0.2। तो जब 0.2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो हमारे पास 1/f। यहाँ तक सही है। तो अब ध्यान देखना बेटा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/0.2। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.2 मीटर। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 0.2 मीटर। बस जिसमें आपका माइनस का 0.2 मीटर दिया हो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लेंस कैसा होना चाहिए, उत्तल, वो सॉरी अवतल होना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी कैसी, माइनस की है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। ये भी आपके 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है बेटा दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। ठीक है, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। ये 2025 में पूछा गया, वो 24 में पूछा गया सवाल है बेटा। सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहली बात, प्रतिबिंब अवतल दर्पण का तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आभासी बनेगा, अवतल है तो आभासी और बड़ा। कैसा बनता है बेटा, सीधा, आभासी और बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो सीधा, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद कर लो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27, अगर लंबवत धारा से, धारा ऊपर से नीचे बहती हो, अगर लंबवत धारा है जो ऊपर से नीचे बहती हो, तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो क्या होगी। देखिए अब ये धारा है, धारा ऊपर से नीचे बह रही है। तो ध्यान देखिए, इसमें जब हम लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो धारे की दिशा में अंगूठा रखना है। ये हमने अंगूठा रख दिया तो अंगूठा आ गया इस दिशा में। ध्यान देखिए, अब इस फिंगर को कर्व करिए तो फिंगर जिस तरफ को कर्व होंगे वही हमारी क्या होगी बेटा, दिशा होगी। तो देखिए दिशा, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको मैं बेटा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करके लाना है। जो भी आपका इसका सही ऑप्शन हो तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, किसी तल के लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा। अगर किसी क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी तल के लंबवत आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या निरूपित करेगा, सकेंद्री वृत्त रेखाओं को, रैखिक क्षेत्र रेखाओं को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं।
अब अगर किसी तल के लंबवत इस तरह से धारा आ रही ऊपर की तरफ, लंबवत का मतलब ऐसे धारा आ रही, तो अब ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं वो इसके चारों तरफ आएंगी। इसके कहाँ आएंगी बेटा? चारों तरफ इस तरह से घूमने लगेंगी, इस तरह से चारों तरफ क्या होने लगेंगे? घूमने लगेंगी। तो सकेंद्रीय वृत्त रेखाओं को निरूपित करेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखिए। यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो, यदि विद्युत धारा आपकी कहाँ से कहाँ बेटा? पूरब से पश्चिम की ओर। अब ध्यान से देखिए, आपको मैं आज एक ट्रिक बताता हूँ, दिशा कभी नहीं आप भूलेंगे, हमेशा दिशा इस तरह से लिखिए, उड़ पप्पू, बस उड़ पप्पू, उड़ पप्पू, ये आपकी ट्रिक है। उड़ पप्पू, इस तरह से दिशा बना दीजिए, ये आपकी दिशा बन गई बेटा। उड़ मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब, पश्चिम पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये आपका पूरा ट्रिक है उड़ पप्पू। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा इसको। तो बोला जा रहा है यदि चुंबकीय धारा, यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो, यदि तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर, तो पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत किधर को होगी? पूर्वी क्षेत्र, इधर से हम अवलोकन कर रहे हैं और धारा कहाँ से हो रही है? पश्चिम की ओर बह रही है, मतलब इस दिशा में बह रही है। तो हमने यहाँ पर हमने बेटा अंगूठा रख दिया इस तरह से, इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होंगी? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से किधर बेटा? दक्षिण की ओर आएंगी। तो कैसी होंगी बेटा? दक्षिणावर्ती होंगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि दक्षिणावर्ती होंगी। तो अवलोकन करने पर जो है वो कहाँ चलेंगी? ए नंबर, दक्षिणावर्ती होगी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बेटा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए भी याद रखना बेटा, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ और बाहर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ टू साउथ होती हैं, ठीक है बेटा। तो याद रखना चुंबक के अंदर कहाँ से कहाँ बेटा? उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तर से कहाँ होंगी बेटा? दक्षिण की ओर जाती हैं, उत्तर से कहाँ जाती हैं? दक्षिण की ओर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? उत्तर से दक्षिण को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के बहुविकल्पी कराए हैं। अगर आप इन पूरे 30 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में आपको इन्हीं 30 में से कोई ना कोई 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चनों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।